अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी। फाइनली कहते हैं ना कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हम देख रहे थे कि मुज़ाकरात कब से जारी थे, लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो नतीजा खेज साबित नहीं हो रहे थे। परसों रात हमने देखा कि दोनों की मुज़ाकराती कमेटीज़ जो हैं वो बैठी हैं, यानी कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। फिर कल सुबह भी उसका एक दौरा होना था और उसके बाद तकरीबन रात 11:15 जाके बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके हमरा हमने देखा कि जरदारी साहब भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब वो भी मौजूद थे और इन दोनों पार्टीज़ के जो अहम लीडरान थे वो मौजूद थे। और इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास क्योंकि नंबर्स पूरे नहीं हैं और हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, तो हम अब साथ मिलकर हुकूमत साजी करने जा रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि और ये भी कहा कि जो नामज़द उनकी पार्टी नामज़द करिए शहबाज शरीफ को एज ए प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद जो सदर के जो इलेक्शंस होंगे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो मुतफ़िका कैंडिडेट होंगे वो होंगे आसिफ अली जरदारी। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग मिल के साथ हुकूमत बना रही है, बल्कि इसमें MQM पाकिस्तान भी उनके साथ होगी, IPP भी उनके साथ होगी। इस तमाम तो सूरत हाल के हवाले से बात कर लेंगे, क्योंकि हम कल भी ये देख रहे थे कि बहुत सारी दूसरी खबरें भी आई थी कि अच्छा भाई ये चारों जो है सूबों के गवर्नर्स अब पीपल्स पार्टी के नहीं होंगे, सिंध में मुस्लिम लीग नून का जो है नामजद करता जो है गवर्नर होगा, उनके नॉमिनेट किए हुए गवर्नर होंगे, और बहुत सारी ऐसी बातें। तो एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सियासी तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, सहाफ़ी माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले माजिद तो मुझे ये बताएं, ये कल रात तो ऐसे कोई बात नहीं थी कि कल रात तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल AKA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वुकला लीडर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम, उनके पास मेजॉरिटी थी। पहले उनके पास पहले भी मेजॉरिटी नहीं थी, नंबर्स जो है उसको मैं देखूं तो वो कल तक भी नंबर्स नहीं थे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने नंबर्स के हवाले से बात क्यों की कि क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं और हमारे पास नंबर है तो हम हुकूमत बना रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। इसमें हमें एक दो चीज़ें मद्देनज़र रखना होंगी। वो ये है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एक ये अखलाकी दबाव भी था कि वो चूंकि इलेक्शन नहीं जीत सके, वो दूसरे और तीसरे नंबर पर आए हैं, इसलिए क्या उन्हें हुकूमत साजी का हक हासिल है या नहीं। तो शायद इस सवाल का जवाब देने के लिए शहबाज शरीफ ने भी ये बयान दिया, बिलावल भुट्टो ने भी ये बयान दिया कि अगर आज़ाद उम्मीदवार या तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अपने नंबर्स पूरे कर लेते हैं तो हुकूमत वो बना सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे सामने कौमी असम्बली का स्कोर कार्ड मौजूद है जिसमें सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी पार्टी अकेले हुकूमत नहीं बना सकती, और अगर हम आज़ाद उम्मीदवार, इलाकाई जमातें, MQM को भी शामिल कर लें तो वो इतना बड़ा नंबर नहीं बनता कि वो किसी एक जमात के साथ दें तो वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर। तो इसलिए दो जमातों का इत्तेहाद तो बिल्कुल ज़रूरी था रहा था, और उसमें मोस्ट लाइकली सिनेरियो यही था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ये दोनों आपस में मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि दूसरा जो ऑप्शन बनता था वो ये था कि जितने आज़ाद उम्मीदवार जो कि PTI की हिमायत याफ्ता थे उनके नून लीग में शमूलियत के बाद, वैसे अब नून लीग का जो नंबर है वो कितना हो गया हुआ है? ये मुस्लिम लीग नून में दो तरह के आज़ाद हैं। एक तो वो हैं कि जिन्होंने जो न्यूट्रल इंडिपेंडेंट हैं या जिन्होंने तहरीक इंसाफ की हमायत के बगैर पाकिस्तान में इलेक्शन जीता था, उनकी तादाद तकरीबन 9 बनती थी। तो उसमें से तकरीबन आधे लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग के साथ आ चुके हैं, और इसी तरह तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता एक उम्मीदवार वसीम कादिर लाहौर से मुस्लिम लीग नून में गए हैं। तो इस तरह इनका नंबर 80 के लगभग पहुंच गया है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये दूसरे नंबर की पार्टी थे, नंबर गेम में ये सेकंड आ रहे थे, तो इसलिए फिर रात को ये वजाहत की गई कि चूंकि दूसरी साइड से नंबर पूरे नहीं हो सके, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना रहे हैं। Also, did he sound convincing to you, माजिद, जब वो स्पेसिफिकली बात कर रहे थे कि अब हम मिलके, क्योंकि हमने जो बॉडी लैंग्वेज देखी वो आसिफ जरदारी की, दैट वाज मोर वेलकमिंग, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी नपे तुले अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया इसमें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो इसलिए है कि इस पूरी की पूरी इंतखाबी मुहिम में इलेक्शन नताइज के अंदर दो लोगों को सियासी तौर पर नुकसान हुआ है। एक मियाँ नवाज शरीफ हैं और दूसरा बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। मियाँ नवाज शरीफ को तो सियासी नुकसान ये हुआ कि
की अक्सरियत नहीं ले सकी, वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं बन सके। उनकी जमात ने शहबाज शरीफ के लिए ज़्यादा इसरार किया। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने एंटी पीएमएलएन इंतखाबी मुहिम चलाई और उन्होंने अच्छी खासी सियासी गोलाबारी की और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को हदफ का निशाना बनाया, तनकीद का निशाना बनाया और उसके बावजूद जब हुकूमत साजी का मरहला आया तो ये पीडीएम सीजन 2 या 2.0 जो है वो बनने जा रही है। तो उसमें फिर बिलावल भुट्टो की जो पिछले 6 बयानात हैं या जो इलेक्शन कैंपेन का जो इन्हिसार था, वो मुस्लिम लीग नून मुखालिफ बयानात में था। इसलिए बिलावल भुट्टो के लिए। अच्छा, ये बताइए पीटीएम 2 की आपको चीजें थोड़ी बहुत बेहतर लग रही है, क्योंकि साइनिंग अथॉरिटीज हम देख रहे हैं कि इसमें दोनों पार्टीज में से किसी न किसी के पास होंगी, बट मोस्टली इसमें पीपल्स पार्टी के पास होंगी। जैसे सदर के लिए आसिफ जरदारी साहब जो साबिक सदर भी रह चुके हैं, उनके लिए दोनों के मुत्तफिका और मुश्तरका कैंडिडेट वो हैं। उसकी वजह ये कि प्राइम मिनिस्टर के वोट हासिल करने के लिए चूंकि शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी की जरूरत थी, तो इसलिए फिर उसके बदले में आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान बनाया गया है। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है या ये एक लेन देन का मामला भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसलिए ये समझना कि ये पीडीएम 2 होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें पीपल्स पार्टी ने जो एक अकलमंदी की है वो ये है कि वो चूंकि अभी वजारतें नहीं ले रहे, वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो मुआशी नाकामियां हैं या जो मुस्लिम लीग नून ने मुश्किल फैसले करने हैं, उनका बोझ हम पर ना आए। हम उस बोझ से बरियो जिम्मा होकर हम आईनी पोजीशंस के ऊपर रहें, गवर्नर हमारा, सेनेट हमारा हो, सदर हमारा हो। सो वो जो बोझ आता है या वो जो अवाम को रिलीफ देना है, वो सारा का सारा काम मुस्लिम लीग नून। सही। अच्छा, हम देख रहे थे कि वो कह रहे थे क्योंकि चारों सूबों में गवर्नर्स, जो पहले सारी बातें आई थी वही थी कि चारों सूबों में गवर्नर्स इनके होने चाहिए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सिंध में जो गवर्नर होगा वो पीएमएलएन का जो है उनके नॉमिनेट जो है कैंडिडेट वो होंगे। तो अब क्या लग रहा है कि सिंध में गवर्नर कौन होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स बाकी इत्तेहादियों को भी तो राजी रखना ही है, और साथ में माजिद एमक्यूएम और जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं उनके हिस्से में अब क्या आएगा, क्योंकि सूबों में भी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो बनेगी। अब अगर मैं पंजाब की बात करूँ, मैं बलूचिस्तान की बात करूँ, सिंध में तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। जी, इसमें एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए है कि जब गवर्नर्स का फैसला हुआ है और आने वाले दिनों में चीजें वाजे हो जाएंगी, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो सिंध का गवर्नर है वो आया तो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में है, लेकिन मुस्लिम लीग नून उस पोजीशन एमक्यूएम के सुपुर्द कर देगी और मेरा ख्याल है गवर्नर यही रहेंगे, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून में शुमार होंगे। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इसके अलावा पंजाब के अंदर गवर्नरशिप मिले। सो वो जो सिंध का गवर्नर है वो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आ जाएगा और मुस्लिम लीग नून आगे वो हिस्सा एमक्यूएम के साथ शेयर कर देगी। इसके अलावा एमक्यूएम को मेरा ख्याल है 3 से 4 हफ्ते देने की भी बात हो रही है। सो इसलिए एमक्यूएम सूबाई हुकूमत में बेशक ना भी हो, मुकामी हुकूमत में ना भी हो, उनके पास फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एक हिस्सा आ जाएगा। इसके साथ साथ उनका गवर्नर भी होगा, जबकि दूसरी जो इलाकाई पार्टियां इस्तेहकाम पाकिस्तान है या दूसरी जमातें हैं, उनके लिए भी मिनिस्ट्री तय की जा रही है कि 1-2 वजारतें या कम से कम 3 वजारतों तक भी बात चल रही है कि वो उनको दी जाएं। इस तरह मेरा ख्याल है कि तमाम इत्तेहादियों को शहबाज शरीफ साथ ये प्रोविंशियल लेवल में या फेडरल लेवल पे? जी, उनको मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर भी अपने साथ रखने का सोच रही है और वफाक के अंदर भी। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को अगरचे जरूरत नहीं है, आजाद उम्मीदवारों के आने से सिचुएशन बेहतर हो गई है और अब मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत हासिल कर सकती है पंजाब में, और वफाक के अंदर भी उनका मसला पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद से हल हो चुका है। अच्छा माजिद, एक बात मुझे बताएं, कल मेरी सॉलिड जाफर से बात हो रही थी तो वो कहते हैं कि जी मरकज़ में बात अब ये हो रही है कि सदर उसको आना चाहिए जो कि नॉन पॉलिटिकल हो, और ऐसे बहुत सारे नामों पे गौर भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि वही नाम जिसको हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, वही नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मतलब मुश्तरका कैंडिडेट सामने भी आया, विच इज़ जरदारी साहब। डू यू थिंक कि यही बेस्ट चॉइस है या इसके अलावा और भी बहुत सारी चॉइसेस थी जिसको देख सकते थे लोग? जी, पाकिस्तान का मेरा ख्याल है बदकिस्मती ये है कि चीज़ों को प्रैक्टिकली देखा जाता है, असूल के तौर पे नहीं देखा जाता। हमारे साथ हमसाया मुल्क इंडिया की मिसाल है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट का इंतखाब
प्योरली गैर सियासी तो नहीं होता, वो जमात से होता है, लेकिन वो ऐसी फिगर होती है कि जो नॉन कंट्रोवर्शियल होती है, जिसका किसी ना किसी शोबे के अंदर बड़ा नाम होता है। इसके बाद उन्हें सदर जमहूरिया के तौर पे सामने लाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में है तो ये एक आईनी होता, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स ही होती हैं, और यही सिलसिला चला आ रहा है। हमने देखा कि चूंकि सदर पाकिस्तान का ओहदा इस तरह का है, तो वहाँ पर एक काबिल एतमाद शख्स को जरूर लाया जाता है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि सदर पाकिस्तान के ओहदे गैर मुतनाज़िया इंटेलेक्चुअल्स को, टेक्नोक्रेट्स को, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी फील्ड के अंदर खिदमात सर अंजाम दी हैं, उन्हें सामने लाना चाहिए। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। माजिद निज़ाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा माजिद, जाते जाते एक और सवाल मुझे बता दें, बलूचिस्तान में तुम्हें पता है कि जो वज़ीर आला होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून मिल के वहाँ पे हुकूमत बनाएंगे। वज़ीर आला का आपको बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट कौन लग रहा है वहाँ पे? क्योंकि बाकी तो पता चल गया है, हमें ये भी पता चल गया सिंध में कौन होगा जो स्ट्रॉन्ग नाम हमारा मुराद अली शाह साहब का है। मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो वज़ीर आला होंगी पंजाब की। बलूचिस्तान का बताएं। जी, बलूचिस्तान में सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए है कि वहाँ पर अभी कुछ आज़ाद उम्मीदवारों ने कल ही मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून का नंबर पीपल्स पार्टी से थोड़ा सा बढ़ गया है। ये तकरीबन 13, 14 और 10, 11 के आसपास इस वक्त नंबर गेम चल रही है। एक दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नून ये क्लेम करना चाह रही है कि पीएम बलूचिस्तान उनकी तरफ से होना चाहिए। तो जब ये सिचुएशन थोड़ी सी मेस्ड अप हो गई है, तो इसमें फिर दोनों साइड्स के कैंडिडेट भी मेरा ख्याल है चेंज हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि चूंकि नंबर्स में 1 या 2 का फर्क आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कोई ऐसा कैंडिडेट लाया जाएगा कि जो दोनों जमातों के लिए कम अज कम काबिल कबूल हो और उसकी सियासी फ्रिक्शन कम से कम हो। तो इसलिए अभी तक के जो नाम है उनके अंदर अभी कंफ्यूजन है। उसमें अभी कंफर्म सीएम का बलूचिस्तान का कैंडिडेट दोनों जमातों ने सामने नहीं किया, क्योंकि अभी ये फैसला नहीं हो सका कि किस जमात की तरफ ये जाएगा। अच्छा, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी तो बहुत एडमेंट साउंड कर रहे हैं कि उनको वजारतें नहीं लेनी, वो कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। बट क्या आपको लगता है, बिकॉज पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, आप आगे फोर्स ही करें, इनको भी कोई ना कोई वजारत लेते हुए देख रहे हैं? जी, मैं इसको बिलावल भुट्टो के बयान को मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इंतखाबी मुहिम से कनेक्ट करके देखता हूँ। उसकी वजह यह है कि वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ 4 से 6 माह में इस हद तक बयानबाजी कर चुके हैं कि अभी उन्हें फेस सेविंग के लिए कुछ हरता वजारतों से दूर रहना होगा। और दूसरा ये कि जैसा हमने बात की कि मुश्किल सियासी फैसले भी करने हैं, मुआशी फैसले भी करने हैं, तो वो बोझ किसके ऊपर आएगा? तो इन 2 वजूहात की बिना पर फिलहाल पीपल्स पार्टी वजारतों से पीछे है। हो सकता है आने वाले दिनों में वो डेफिनेटली वजारतें लें, और ये इम्कान बिल्कुल मौजूद है। उसकी वजह ये कि जब तक वो एज ए स्टेक होल्डर गवर्नमेंट के अंदर शामिल नहीं होंगे, तो मुस्लिम लीग नून के ऊपर एक तलवार लटकी रहेगी, और मुस्लिम लीग नून बिल्कुल पार्टी के साथ कि कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह ये बोल दे कि भी हमारा जिम्मा तोश पोश हुकूमत तो आपकी थी। बहुत शुक्रिया जी, माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर ली। कल मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बैठ के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि वो मिलकर हुकूमत साजी करने जा रहे हैं। इसलिए आई एम श्योर कि आज हम जब स्टॉक मार्केट की सूरत हाल भी जानेंगे तो वहाँ पर कदरे बेहतरी होगी, क्योंकि अब मामलात काफ़ी सर्टन हो गए हुए हैं। इससे पहले कि मैं स्टॉक मार्केट की तरफ जाऊँ, मुझे बात करनी है PSL सीजन 9 के हवाले से, क्योंकि कल था मुल्तान सुल्तान का मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और मुल्तान सुल्तान की मुसलसल दूसरी फतह थी ये। इस्लामाबाद यूनाइटेड को बासानी ने शिकस्त दे दी। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे हैं ये मैच, और मैच में मुल्तान सुल्तान की कप्तान मोहम्मद रिजवान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ टॉस जीत कर कलम ने देखा कि पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इब्तिदा से ही हमने देखा कि काफ़ी मुश्किलात से दूचार रही, और वक्फे से विकटें गिरने का सिलसिला भी जारी रहा, बिल्कुल वहाँ पे बारिश की तरह। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से सलमान अली आगा ने 52 रन की इनिंग्स के लिए, जबकि जॉर्डन कुक्स ने 41 रन बनाकर नुमाया जो है वो पोजीशन अपनी रखी। और हमने देखा कि आगे आगे जो भी सिचुएशन बनती थी, लेकिन मुल्तान सुल्तान दे प्लेड रियली वेल। क्या सिचुएशन है, आगे मैचेस कौन कौन से आ रहे हैं, और क्यों इस्लामाबाद यूनाइटेड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, क्या खामियां हो सकती हैं? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू माय शो। हाफिज़, ये बताइएगा कि मुल्तान ने दूसरे मैच में भी अपना जो है वो अपना नाम कर लिया, इतना ज़बरदस्त मुल्तान खेले हैं, क्या कहेंगे? आपको लगता है मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छे खेले हैं, या इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो बहुत ही बुरा खेले हैं?
देखिए मतलब ये बहुत दिलचस्प मुकाबला हुआ और ये इस टूर्नामेंट का पहला मैच था जिसे आप कह सकते हैं कि एक सनसनीखेज मैच इसको कहा जा सकता है, क्योंकि मैच में उतार चढ़ाव आए। एक तो लो स्कोरिंग मैच था, 144 रन ऑन बोर्ड किए सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और दो बॉल एक गेंद कब मतलब आखिर 20वें ओवर में ही जाकर एक गेंद बाकी बची थी जब सुल्तान ने ये हदफ हासिल किया। तो इसलिए ये एक पहला मैच है इस टूर्नामेंट, इस सीजन का, जिसको आप सनसनीखेज मैच कह सकते हैं। और मजबूरी तौर पर क्रेडिट देना चाहिए मुल्तान सुल्तान्स की टीम को, जिन्होंने ये हदफ हासिल किया। एक बुनियादी तौर पर तो ये दोनों टीमों का क्रेडिट है कि उन्होंने पाकिस्तान में PSL देखने वालों को एक सनसनीखेज मैच देखने का मौका फराहम किया है। मसला इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के साथ उनकी बॉलिंग का है, और इसी बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि शायद उन्हें मुश्किलात होंगी, या तो फिर उनको कुछ ना कुछ तब्दीलियां करना पड़ेंगी अपनी बॉलिंग, जो उनकी बॉलिंग बैटरी है उसमें। शादाब खान उतने ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं जितना उनको होना चाहिए, ये जितनी उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, क्योंकि उनके बहुत सारे गेंद अगर आप उनको देखते हैं तो वो उस लाइन लेंथ या एक्यूरेसी पर नजर नहीं आते हैं जो इतनी क्रिकेट खेले हुए बॉलर से जिसका तकाजा किया जाता है, या जिस कारकर्दगी की हम तवक्को करते हैं। तो ये एक मसला हो सकता है। फिर उबैद शाह की शक्ल में एक वो अंडर 19 अभी वर्ल्ड कप खेल कर आए, उनके साथ वो आगे जा रहे हैं, तो ये भी एक उनके साथ मसला हो सकता है कि क्या वाकई उनको इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है या फिर किसी और तरीके से सोचना है। यही सूरत हाल नसीम इमरान का वीडियो सामने है कि वक्त बड़ा मुख्तसर है, तो मैं लोगों के बिहेवियर के वाले से बात भी करना चाहती हूँ। हमने देखा कि सना जावेद, जो कि ऑफ कोर्स अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए वहाँ स्टेडियम में मौजूद थी, लोगों ने उनको देख के काफ़ी टीज़ भी किया, और हमने वीडियो भी देखी, फिर ना सिर्फ टीज़ किया बल्कि उसकी वीडियो भी बनाई। इस रिएक्शन पे क्या कहना चाहेंगे आप लोगों के? इन लोगों के आगे ये हाथ जुड़े हैं, खुदा का खौफ करें, खुदा का नाम लें। आप क्रिकेट मैच देखने आए हुए हैं, आप क्रिकेट मैच देखें। आपने देखा कि लाहौर में होने वाले मैचेस में लोग सियासी नारे लगाते हैं, और लोग आप वहां पर तफरीह करने के लिए आते हैं या लोगों को तंग करने के लिए आते हैं? आप तफरीह का मौका फराहम करने के लिए लोगों को आते हैं, या फिर उनके लिए एक ज़हनी अज़ियत का सबब बनने के लिए आते हैं? आपको क्रिकेट मैच देखने के लिए वहां पर गए, आप क्रिकेट मैच देखें। ऐसे तमाम लोग आगे, अभी काफी मैचेस बाकी हैं, खुदा का नाम लें, आप क्रिकेट मैच देखने जाएं, क्रिकेट को देखें। खिलाड़ियों के ऊपर भी बहुत खिलाड़ी भी कह रहे थे कि वो भाई हमें सपोर्ट करने के लिए आए, मसा हमारे मुल्क में जो है वो क्रिकेट चलती है, और जब क्रिकेट चल रही है तो तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो। वो ज़हनी बीमार हैं, ज़हनी तौर पर बीमार लोग हैं ये। अल्लाह ताला इनके हाल पे रहम करे। इनको थोड़ी बहुत सोचना चाहिए कि ये किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये वहां पर गए किस लिए हैं। ये कल कला को फिर होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर बहुत सख्ती कर देंगे तो कहेंगे जी मोबाइल भी नहीं आप लेके जा सकते, फिर शोर मचेगा जी आजादी इज़हार राय के ऊपर पाबंदी लग गई, ये बुनियादी हुकूक की खिलाफत ये बिल्कुल बहुत ही गैर की मुनासिब खिलाफत रवैया। है। लोगों को कोशिश करनी ये चाहिए कि ये ना करें। मैच देखने जा रहे हैं तो मैच ही देख के वापस आए। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे। मुझे छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं सोशल मीडिया से जुड़ी एक अहम खबर से। फैमिली व्लॉगिंग करने वालों पर सवाल उठ रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर सोशल मीडिया पर फुहश मवाद की भरमार के खिलाफ दरखास्त पहुंची और दरखास्त गुजार हसन बेग ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर सोशल मीडिया पर फहाशी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। अदालत PTA को फहाशी पर मबनी मवाद हटाने का हुक्म दे, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया वेबसाइट से काबिल एतराज़ मवाद हटाने का हुक्म दिया और कहा कि PTA चार्ट बनाकर एक रिपोर्ट पेश करे। और इस पूरे मामले के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ दरखास्त गुजार समाजी वर्कर हसन भी जो है वो हमारे साथ शो में मौजूद भी है। ज़रा मैं उनसे भी जानूंगी और फिर आगे क्या कुछ जो है वो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए कि मैं भी पूछूंगी। क्योंकि देखें भाई, अगर सही होता है कि मवाद हटाया नहीं जाता, हमारे यहाँ वो मीडियम बंद कर दिया जाता है। 4 दिन हो गए हैं हमारे मुल्क में जो है वो ट्विटर बंद पड़ा हुआ है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों से छीना जा रहा है जहाँ पर लोग अपना जो राइट टू एक्सप्रेस है वो लोग अवेल करते थे, लेकिन वही बंद पड़ा हुआ 4 दिनों। सब देखते हैं कि जी आगे ये जो दरख्वास्त इस पे क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम जी हसन, मुझे बताएं आपकी क्या ऐसी ऑब्जर्वेशन थी जिसकी बिना पर आप सिंध हाई कोर्ट गए और ये दरख्वास्त लेके कि जो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे लोग फहश टू मटीरियल डाल रहे हैं?
नहीं देखें, ऑब्जर्वेशन की तो बात नहीं है। देखें, आज कोई भी बंदा सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा होता है और उसके हाथ में 24 घंटे मोबाइल फ़ोन रहता है, और वो जब भी मोबाइल फ़ोन खोलता है तो उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि हम नहीं चाहते कि हमारी यूथ देखें, हमारे बच्चे देखें, हमारी आने वाली नस्लें देखें। क्योंकि हम देखते हैं कि डेली व्लॉगिंग के नाम पर लोग जिस तरह से अपने घरेलू चीज़ें दिखा रहे हैं, जो कि हस्बैंड वाइफ की पर्सनल चीज़ें होती हैं, वो दिखा रहे हैं, वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती थी। और आज जो है लोगों को बस ये पता लग गया है कि इसके ज़रिए जो है वो पैसा कमाया जाता है, और फिर वो जो है रोज़ाना की बुनियाद पे कंटेंट डालते हैं, उस पे लोग देखते हैं। अभी देखिए ना, 4 दिन पहले मैं देख रहा था, वो 4-5 बहनें व्लॉग बनाती हैं, वो उसमें जो है वो अपने वालिद साहब से पूछती हैं कि मैं जो हूँ स्मोकिंग कर सकती हूँ, तो उनके वालिद साहब बोलते हैं आओ साथ में बैठ के करते हैं। फिर वो अपने वालिद साहब से पूछती हैं कि मैं लेट नाइट पार्टीज़ कर सकती हूँ, तो उनके वालिद साहब ये पाकिस्तान में पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ। और वो बता रहा हूँ नाम याद इन्फ्लुएंसर की, जो चैनल्स पे बैठ के जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर उसके बाद वो बोलती हैं कि मैं बॉयफ्रेंड रख सकती हूँ, तो उनके वालिद साहब बोलते हैं हाँ रखो, हम भी रखेंगे। मतलब इस तरह का कंटेंट, ऐसे कुछ एग्जांपल्स जो हैं और बहुत सारी ऐसी जो फुटेजेस हैं वो आपने सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई हैं? ये सारी चीज़ें जमा करवा दी हैं, सारे लिंक्स हमने दे दिए। हमने पीटीए को जो है ये सारा जो हमने जो एप्लीकेशन दिए उसमें जो है ये सारे लिंक्स मौजूद हैं, और जो है ये सारे जो है डायरेक्ट होंगे पीटीए को, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट तो ऑर्डर देगी, रिमूव जो है वो पीटीए करेगी। अब मसला ये है, ये तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी को। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो गाँव के पता नहीं चक नंबर में बैठा हुआ और वो वीडियो बना रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक चीज़ है टिकटॉक लाइव, जो कि पाकिस्तान में बैन है, इलीगल है। वो इस्तेमाल कैसे होता है, वो दुबई की सिम या इंटरनेशनल सिम लगाते हैं, और उसके बाद चैलेंजेस के नाम पर जो है वो पैसे कमाए जाते हैं। और वो जो चैलेंजेस होते हैं वो बहुत ही गैर इखलाकी होते हैं, और वो जो है नाम निहाद इन्फ्लुएंसर जो है ये आपस में कर रहे हैं, और लोगों को पता लग गया ये टूल ऐसा है, इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। मतलब कैसे, वो क्या चैलेंजेस होते हैं जिसकी बुनियाद पर उनको पैसे मिल रहे हैं? तो बहुत गैर, मैं ये ऑन स्क्रीन बात नहीं कर सकता, वो बहुत गैर इखलाकी चैलेंजेस होते हैं। उसमें पता नहीं औरतों से पता नहीं क्या क्या चीज़ें करवाई जाती हैं, फिर मर्दों से क्या क्या चीज़ें करवाई जाती हैं, और ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। पीटीए ने आंखें बंद की हुई है। जो आपने बात की कि ट्विटर बंद कर देते हैं, एक्स बंद कर, बिल्कुल बिल्कुल एक्स बंद करते हैं। यहाँ पर यही होता है ना कि अगर डकैती बंद कर होना शुरू हो जाती है तो बोलते हैं 10 बजे दुकानें बंद कर दो। ओ भाई, अब इदारा अपना काम करे। फेसबुक में अभी कल जब हम लोग रिपोर्ट तश्कील दे रहे थे तो फेसबुक में ऐसे कवानीन मौजूद हैं, यूट्यूब पे ऐसे कवानीन मौजूद हैं, जो कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के नॉर्म्स या सोसाइटी की वैल्यूज़ को हर्ट कर रहे हो तो वो कंटेंट रिमूव होता है। 2018 में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने बहुत ज़्यादा मवाद डिलीट करवाया है जो कि रिलीजियस उस पर था, और ये सारी एंटी जुडिशरी था, ये सारा कंटेंट रिमूव हुआ है। अभी इंडिया के अंदर बहुत सारा कंटेंट जो है ब्लास्फेमी पे रिमूव किया गया है। ये सारे लॉज मौजूद हैं, लेकिन पीटीए अपना इदारा जो काम है वो पूरी तरह नहीं कर रहा। जब पैमरा एक इदारा है, अगर कोई लफ्ज़ जो है, लेकिन आपको नहीं देखें आसान, ऐसे पहले भी वो हम देखते हैं यूट्यूब पे जब ऐसी कोई चीज़ मवाद आता भी तो बजाय कि वो कंटेंट हटाया जाए तो हमारे यहाँ वो पता नहीं वो चीज़ें नहीं है, हम वो प्लेटफॉर्म ही बंद कर देते। और हमने देखा कि यूट्यूब की बंदिश भी कितना से रही है, और बहुत सारे लोग जो यूट्यूब से पैसे कमाते थे, रोजगार कमाते थे, और बड़ा सफ़र किया इससे। देखें हमारे यहाँ वही वाले सिलसिला ना, देखें इदारे अपना काम नहीं करके लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। अगर इदारों को, मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि अगर इदारे जो है, जैसे पैमरा एक इदारा है, वो लोगों की कंप्लेंट्स पे उनके एक रूल्स एंड रेगुलेशन है उस पर काम करता है। मिसाल के तौर पे कोई सिगरेट पीता है, वह ड्रामा में दिखाते तो उसके नीचे लिखा होता है कि सिगरेट पीना मुजर्रे से सेहत है, ठीक है। तो ये इंटरनेट पे क्यों नहीं हो सकती अप्लाई ये चीज़? इंटरनेट पे क्यों वो जो बुरहाना कपड़े पहने होते हैं और उस सारी चीज़ें आ रही होती हैं और बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। सवाल हसन आपसे पूछना चाहते हैं कि वो अगर कोई लड़कियां अपने बाप के साथ बैठ के ये कंटेंट बना भी रही हैं कि जब उन फैमिली जो व्लॉगिंग करें उनको मसला नहीं है इस पर, उनके घर वालों को मसला नहीं है, तो फिर आपको क्या मसला है? क्योंकि ये तो एक ऐसी साइड में आप वो कहते हैं तो हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कोई भी बात करते हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं होता। देखें ये कंटेंट कहाँ डल रहा है? सोसाइटी के अंदर डल रहा है। ये सोसाइटी किसकी है? पाकिस्तान की है। पाकिस्तान किस नाम पे बना हुआ है? मज़हब के नाम पे बना हुआ है, इस्लाम के नाम पे बना हुआ है। फिर तो ये हो गया ना कि कोई भी शख्स रोड पे कुछ भी पहन के घूमे और बोले आपको क्या मसला है, मेरे घर वालों का मसला नहीं है। और भाई सोसाइटी को मसला है,
कोई शख्स अगर अपनी बीवी के साथ भी कोई भी चीज कर रहा है, वो सोसाइटी पे, रोड पे नहीं कर सकता, वो बंद कमरे में कर सकता है। देखिए मैं बताता हूँ एजेंडा, अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि ठीक है आप जैसे सिंध हाई कोर्ट भी गए और आप ये लेके कि ये फोर्ज मवाद हटाया जाए, तो इस पीछे से आपका क्या एजेंडा, आपका अपना क्या पर्पस है? हमारा ये एजेंडा है, देखिए कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं जो है इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। देखिए अगर एक एंटरटेनमेंट होती है, एक होती है इंफोटेनमेंट, ठीक है। अगर आप इंडियन फिल्में भी देखते हैं, हिंदुस्तानी फिल्में भी देखते हैं जो कि फिक्शन पर होती है, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उसके अंदर भी एक मैसेज होता है। हमारे यहाँ इंटरनेट पे एक साहब वो गंजे हो रहे हैं और वो उनकी बीवी पूछती है कि तुम गंजे क्यों हो गए, वो बोलता है शुगल मस्ती के लिए हो गया। उसके बाद क्या होता है, एक 16 साल की बच्ची जो है वो गंजी हो जाती है, लड़की, और उसके घर वाले जो है उसको मारते हैं बुरी तरह कि तुम गंजी क्यों हुई। वो तो हमने देखा ना, इसके बाद यूट्यूब पे उनको अच्छे क्लिकबेट्स भी मिल गए ना, फिर वो तो यूट्यूब पे तो जितने व्यूज उतने पैसे। हाँ, यही सारा सिलसिला है ना। हाँ, देखिए ये जो भी ये सिलसिला है वो यूट्यूब का सिलसिला है, ठीक है। हमारा जो लोकल पाकिस्तान का लॉ है वो इस चीज़ पे अप्लाई नहीं होता। आपको अपने नॉर्म्स का ख्याल रखना है, आपको सोसाइटी की वैल्यूज़ का ख्याल रखना है, और ये सारी चीज़ें उसको देखते हुए करनी है। आप कोई भी कंटेंट प्रोड्यूस कर रही है, आप कोई भी बात करती है, आपका एक एडिटोरियल है ना, आप वहाँ से अप्रूव करके बोलती हैं। आपने जब मुझे बोला कि आप ऑन एयर जा रहे हैं, कपड़े कमीज सही कर लें, माइक लगा, ये प्रॉपर होता है। लेकिन जब ये ब्लॉग बनना शुरू होता है तो क्यों कमीज सही नहीं होती, क्यों कुर्ता सही नहीं होता, क्यों दुपट्टा नहीं रखा जाता, ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि व्यूज़ का सारा गेम है। अभी एक बच्चे की सारे जमा कराए हैं, ये सारी चीज़ें जमा कराए। अभी मुझे बताया ना, आपका छोटा बच्चे की तबीयत खराब होगी तो आप क्या करेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे। ये थोड़ी कि व्लॉग बनाना शुरू कर देंगे मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। तो हर चीज पे देखिए ये तो राइट भी है ना। मेरी बीवी हो सकता है वो इस तरह की वीडियोस बना के वो लोग, वो फैमिली पैसे कमा रही है कि ठीक है अपने घर की आज मैं क्या खाना बना रही हूँ, आज मेरा बच्चा बीमार है, कोई भी ऐसी चीज है, ये उनकी पर्सनल चॉइस है। हम लोगों को डिक्टेट तो नहीं कर सकते ना आसान। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मेरी बीवी अल्ट्रासाउंड में, मेरी बीवी लेबर रूम में, मेरी बीवी लेबर रूम में, लेबर रूम के अंदर से वीडियो आ रही है, सही है। मेरे बच्चा पैदा हो गया, फिर मैं फेस रिवील करने जा रहा हूँ, मतलब अल्ट्रासाउंड तक की रिपोर्ट दी जा रही है, और आप फिर बोलते हैं कि ये पर्सनल चॉइस है। नहीं, हम जब जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम कपड़े तक अपनी मर्जी से नहीं पहनते। हम देखते हैं कि सोसाइटी को उसका असर कितना हो रहा है। अगर शाहरुख खान IPL के मैच में एक सिगरेट पीता है ना मैच के दौरान, तो उसके ऊपर जुर्माना हो जाता है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर है। वो देखिए वो लोग, उनको पता है कि हम ऐसी कोई चीज करेंगे तो उसके जरा व्यूज आएंगे। टिकटॉक पे आप देखिए, मैं आज एक पढ़ा लिखा, देखें हसन, अगर मैं एक पढ़ा लिखा शो करूं और मेरे मुकाबले में कोई बंदा बैठे वो टिकटॉक के वीडियोस बना के शो वगैरह करे, लोग उसको ज्यादा देखेंगे। तो अब उसमें आप उसको ब्लेम करेंगे या लोगों को ब्लेम करेंगे? लोगों के पास ऑप्शंस हैं, तो फिर मैं ऐसा करता हूं, नहीं, लोगों के पास तो पढ़े लिखे ऑप्शंस भी हैं। अगर मैं अपनी बात भी करूं, फिर ये ऑप्शन इख्तियार करता हूं ना, फिर मैं रोड पे ऐसा करता हूं, तो ब्लेम करें ना, मैं बताता हूं ना, रोड पे शराब की दुकानें खोल देते हैं, फिर बोलते हैं जो शराब खरीद रहा है वो गलत है, हम तो शराब की दुकानें खोलेंगे, हम तो ड्रग्स बेचेंगे, खरीदने वाला गलत है। That is something else। नहीं लोग देखिए, मैं उसकी बिल्कुल बात नहीं कर रही। मैं अगर बंदा अपने घर में कोई इसको लग रहा है कि जी हाँ मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ चीज़, कोई भी चीज़ बना दे, कि मैं इसमें हक में नहीं हूँ कि आप इतनी पर्सनल लाइफ जो है वो लोगों के सामने रख दें। लेकिन अगर कोई कर भी देता है तो आप उसको शराब की शॉप के साथ आप उसको नहीं कंपेयर कर सकते। बट स्टिल आई वुड रियली वांट टू आस्क कि चलो ठीक है, कोई बंदा अगर अपनी फैमिली की चीज़ें दिखा कर वो पैसे कमा रहा है, नहीं, तो क्या हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी कंटेंट बने वो तमीज और तहजीब के दायरे में बने ना, ठीक है। फैमिली दिखाना गलत नहीं, हमने तो हर वीडियो में से तमीज और तहजीब का दायरा क्या होता है, वो क्या होता है? तमीज और तहजीब का दायरा ये होता है कि अगर कोई भी शख्स बैठ रहा है वो प्रेजेंटेबल मैनर में बैठता है ना, उसके कपड़े सही होते हैं, उसका उस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती जिस तरह की वीडियोस में दिखाई जा रही हैं, उस तरह की बातें नहीं होती कि वो क्या बोलते हैं, वो वीडियो के अंदर बोलते हैं कि इस गाने के अंदर, हिंदुस्तानी गाने के अंदर अल्लाह जो है अपने बंदे से मुखातिब है और ये मैसेज दे रहा है। इस तरह की बातें नहीं होती ना, इन्फ्लुएंसर ये बातें नहीं करते। मुझे बताएं, सिर्फ आपका मेरा ही किरदार है इसमें, लोगों का भी किरदार है, लोग ऐसी चीज़ों को भी बॉयकॉट करें। जो लोग देख रहे हैं, देखिए एक नासमझ आदमी जो 15 साल का, 16 साल का, 18 साल का, तो यही नासमझ आदमी वीडियो भी तो बना रहा है। तो अंडर नहीं मैं बता रहा हूँ, जो वीडियो बना रहे हैं वो अंडर एज नहीं है। जो वीडियो बना रहे हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो अंडर एज नहीं है। जो अंडर एज है उस पर तो कवानीन उस तरह फॉलो भी नहीं होते। लेकिन ऐसे अंडर एज और बहुत से लोग हैं जो कि टिकटॉक पे ऐसी वीडियोस बना रहे हैं और लोग उनको देख रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन मैं आसान बात कर रही हूँ, शऊर की कमी, लेकिन शऊर की कमी है। लेकिन हम जो
देखिए अगर कोई बंदा, मैं कहती हूँ जो डकी भाई ने अपनी टेंट भी कर दी ना, तो आप देखिए कि वो उनके व्यूअर वो देखना चाह रहा था, उन्होंने कर ली उनके लिए। नहीं तो व्यूअर कुछ भी देखना चाहेगा, आप वो कुछ भी करेंगे, बट टेंट में और बाकी चीज़ों में बड़ा फर्क है ना। बड़ा फर्क। बहुत शुक्रिया जी, हसन भाई हमारे साथ मौजूद है। ये इस बात ही बिल्कुल सही है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ ये नहीं कि बड़े बड़े लोग जो देख रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह के तमाम वीलॉग्स देख रहे होते हैं, तो आपको उसमें देखना चाहिए कि आप उसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। आप आजकल छोटे बच्चों को देखेंगे, उनकी लैंग्वेज में आप देखेंगे यार यार, और आप कहेंगे यार हमारे तो, अब मैं देखते कि हमारे तो घर वाले कभी हमें इस्तेमाल नहीं करने देते वर्ड। बहुत सारी ऐसी स्लैंग ऐसी है जो आप कभी अभी भी नहीं सोच सकते। छोटे छोटे बच्चे आजकल ऐसी स्लैंग क्यों इस्तेमाल करें? क्योंकि इनका एक्सेस है ऐसे बहुत सारे वीलॉग्स, और ये वीलॉग्स लोगों ने घर में बनाए हुए हैं, कर ऐसा कुछ फहोश नहीं रहे, लेकिन ज़बान जो है दैट इज़ नॉट प्रॉपर। सो ये पेरेंट्स को भी ज़रूर देखना चाहिए कि आपके घर में बच्चे जो हैं वो कैसे व्लॉग्स देख रहे हैं। खैर आगे बढ़ते, क्योंकि आज हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की कि कल रात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और फिर उसके बाद हुकूमत साजी का ऐलान भी किया गया। और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब तक हालात सर्टन नहीं होंगे, हुकूमत कौन बनाने जा रहा है, तब तक स्टॉक मार्केट की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। तो स्टॉक मार्केट की आज क्या सूरत हाल है, रिजवान आलम हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, अ वेरी गुड मॉर्निंग। रिजवान, फाइनली कल हमने देख लिया कि हालात पॉलिटिकली थोड़े बहुत सर्टन हो गए हैं, अब स्टॉक मार्केट में भी आप थोड़े सर्टन हालात देख रहे हैं? बिल्कुल, देखें मदिया, आज सुबह ही से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी है। 777 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ मार्केट में कारोबार का आगाज़ हुआ था। एक मौके पर 1146 पॉइंट्स की तेज़ी मार्केट में देखी गई थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि हमारे नाजरीन को जो है वो बोर्ड दिखाएं हॉल का, जिस पे 100 इंडेक्स शो हो रहा है कि कितना इस पर इजाफा है। ये देखें 843 पॉइंट जो है 100 इंडेक्स में इस वक्त भी इजाफा है। 61,307 पॉइंट्स पर जो है 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 61,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो चुकी है। मदिया, मैं आपके साथ हमने अपने गुफ्तगू करते हुए नाजरीन को पहले भी इस बात पे गाइडेंस दी थी कि जैसे जैसे गवर्नमेंट फॉर्म होने के आसार वाजे होंगे, वैसे वैसे मार्केट में जो है इन्वेस्टर वापस आएगा। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में जो है मालियाती कंपनियों के जो मालियाती नताइज आ रहे हैं वो इतने ज़बरदस्त और अच्छे हैं कि उस पर जो है मार्केट में वैसे ही तेज़ी बनती है। और चूँकि मार्केट जो है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इंतखाबात को लेकर थोड़ी जो नताइज थे उसको लेकर काफ़ी गिर चुकी थी, तो यहाँ पे शेयर की कीमतें वैसे ही पुरकशिश हो गई थी। हाँ, पुरकशिश हो गई थी, तो इस वक्त जो है इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे एंट्री लेना बहुत सूटेबल था, सूदमंद था, उसको मुनाफा लगता था कि यहाँ पे आके जाके मुनाफा मिलेगा। तो कल जब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ऐलान कर दिया कि उनके दरमियान गवर्नमेंट फॉर्म करने पर जो है जो मज़ाकरात चल रहे थे वो कामयाबी से हमकिनार हो गए, तो ये जो मज़ाकरात की कामयाबी है इसने मार्केट को रेस्क्यू कर लिया। और मार्केट में जो है सुबह ही जो है वो देखें आप 1000 पॉइंट्स की तेज़ी आ गई है। और जैसे जैसे मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज है उनके रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट मार्केट पर डाल रहे हैं। अभी जो 1-2 दिन पहले जो खबर आई कि डीरेगुलेट कर दी हैं अद्वियात की कीमतें, और अब अद्वियात बनाने वाली कंपनियां जो है खुद जो है वो कीमत मुकर्रर करेंगी नॉन एसेंशियल अद्वियात की। तो वो उससे जो है एक रैली बन गई थी फार्मा सेक्टर की कंपनीज में, वो आज भी कायम है, आज भी चल रही है और आज भी जो है ऊपर के लॉक चले वैसे भी देखते हैं स्टॉक मार्केट की सिचुएशन को बेहतर हुए, रुपया कितना मुस्तहकम होता है ये भी देखना जरूरी है। बहुत शुक्रिया जी, रिजवान आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। और मजे की बात मुझे आपके साथ करनी, वैसे हमने देखा कि जो पुलिस का महकमा है ये अवाम की खिदमत और मदद के लिए, और ऐसा ही होता है। बारहा पुलिस के अफसरान और जवानों ने मुश्किल वक्तों में अवाम की बर वक्त मदद करके उन्हें मुश्किलात से निकाला है, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा दिस इज अ सर्टेन गैप बिटवीन द मैसेस एंड, अगर मैं पुलिस वर्क के हवाले से बात करूं, लोग कहीं ना कहीं खौफ खाते हैं, उनके अंदर जो एतमाद, जो दोस्ती होनी चाहिए वो उसका फुकदान है। पूरी कौम, मतलब पूरी कौम के मैं लोगों को देखती हूँ कि कोई भी अगर पुलिस को देखे तो या तो वो बेचारा खौफ से वो उन पर यकीन नहीं कर पाता, पता नहीं एतमाद की एक फ़िज़ा जो है ना वो नहीं बन पा रही, इनमें इतनी दोस्ती नहीं हो पा रही है, जो कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेस्ट में अगर आपके पास आप देखते हैं किसी पुलिस अफसर को गुजरता भी है ना, यू फील सो सिक्योर, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल थोड़ी बहुत डिफरेंट भी है, जिसकी कई वजूहात आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। खैर जी, तो इसी फैसले को देखते हुए हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले मुजफ्फरगढ़ के थाना सदर के SHO इफ्तिखार मलकानी साहब ने अपने पुलिस स्टेशन में कुछ नौबियाता जोड़ों को फ़ोटो सेशन की इजाज़त दी थी, और शहरियों के साथ उनका दोस्ताना रवैया अवाम में मौजूद गुफ्तगू भी बना। इस वक्त मुजफ्फरगढ़ से इफ्तिखार मलकानी साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने में वक्त दिया। इफ्तिखार साहब, मुझे बताएं, ये इतना खूबसूरत, पहले तो आपका ये पुलिस स्टेशन है, थाना है, मैंने तो ऐसा थाना कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, वैसे कभी थाना जाना भी नहीं हुआ, जेल ही गई थी शो करने। आप लोग ऐसा क्या करते हैं ये कि जोड़े नौबियाता जोड़े खिंचे आते हैं आप लोग की तरफ?
अच्छा, इसमें आपका बहुत शुक्रिया, आपके खूबसूरत अल्फाज का बहुत शुक्रिया। मैं ऐड ये करना चाहता हूँ कि मुजफ्फरगढ़ में थाना सदर खूबसूरत नहीं है, बल्कि मुजफ्फरगढ़ में हमारे पास 24 थाने हैं, 24 के 24 खूबसूरत हैं। अगर मैं इससे आगे बढ़ूं तो अच्छा। पूरे पंजाब में 700 प्लस पुलिस स्टेशन हैं। तो हमारा जो मौजूदा आईजी साहब है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने 700 प्लस थानों को खूबसूरत बनाया है। खूबसूरत बनाने के साथ साथ हम अपनी परफॉर्मेंस डिलीवरी को भी खूबसूरत बना दे। ये उसका रिजल्ट है जो आप लोग मीडिया के ऊपर देख रहे हैं। पर इतना खूबसूरत मलकानी साहब, मैंने इतना अच्छा जो है ना वो नहीं देखा। ये कि नौब्यादा जोड़े सोच लेते हैं कि जी हमने यहाँ पे अपने शादी का फोटोशूट कराना है। तो मुझे बताएं एग्जैक्टली हुआ क्या था? ये कोई आया था कि मुजरिम आया, उसने कहा जी सर मेरी जब शादी होगी तो मैं यहाँ पे आके अपना फोटोशूट कराऊंगा? एग्जैक्टली हुआ क्या था ये बताएं। हाँ, ये देखिए, जो पुलिस और पब्लिक के दरमियान कम्युनिकेशन गैप है ना, बेसिकली हम इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हुआ इस तरह था कि हमारे एक साबका डायरेक्टर हेल्थ हैं डॉक्टर शाहिद मक्सी साहब, वो मेरे थाने में एक दफा विजिट करने आए थे, तो उन्हें थाना बड़ा अच्छा लगा। ये उनके भतीजे की शादी थी, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि उनकी ख्वाहिश है, मैंने तारीफ की है कि थाना बहुत अच्छा है, अगर आप फोटो शूट करवाना चाहते हैं तो आप वहां जाएं, उससे अच्छी प्लेस है ही नहीं मुजफ्फरगढ़ में। तो मुझे उन्होंने कॉल की, वो एक पढ़ा लिखा कपल था, उसकी जो वाइफ थी वो डॉक्टर थी और जो हस्बैंड था वो लॉयर था। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि हम इस मिशन में आगे जा रहे हैं। ये जो गैप है वो खत्म करने की कोशिश हो रही है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। बहरहाल वो आए, हमने उन्हें वार्मली वेलकम किया था। अच्छी बात है। ये बताए सलामी क्या दी थी आपने इनको? ये जो दो नौब्यादा जोड़े जिन्होंने आके शूट किया, उनको सलामी क्या दी थी ये बताएं। नहीं, मैंने सलामी बिल्कुल दी थी। इस पे ऑन एयर मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप उनसे पूछ लीजिएगा। हमने बिल्कुल उन्हें दी है ताकि एक अच्छा हमारा जो मैसेज है वो जाए लोगों तक। चले जी, तो जितने भी मुजफ्फरगढ़ में जो लोग देख रहे हैं जिनकी शादी होने वाली है, दैट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू गेट योर फोटो शूट्स डन। और ऑल्सो मलकानी साहब भी बता भी रहे थे कि सलामी भी मिलती है, तो जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच जी। इफ्तिखार मलकानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। आज तारीख है 21 फरवरी की और आज दुनिया भर में मादरी ज़बान का दिन मनाया जा रहा है, यानी कि इस ज़बान से आलमी दिन जो कि एक बच्चा घर में सबसे पहले सीखता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में बोली जाने वाली तमाम ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और उनको फ़रोग़ देना है। आज के दिन और मादरी ज़बान की अहमियत को समझने के लिए हमने प्रोग्राम में दावत दी है मुमताज़ शायरा अमरीन हसीब अंबर को, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया अमरीन साहिबा आपका कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो अमरीन साहिबा एक बेसिक सा सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगी वो ये कि मादरी ज़बान की अहमियत क्या होती है? मादरी ज़बान की अहमियत किसी कौम में संग बुनियाद की है। ये वो संग बुनियाद होता है जिस पे किसी कौम की तामीर होती है, इसलिए कि किसी कौम में इत्तेहाद यकजहती पैदा करने के लिए उसका एक ज़बान का जानना बहुत ज़रूरी है। अपनी मुख्तलिफ़ ज़बानें भी आप बोलते रहें, लेकिन कोई एक ज़बान ऐसी होनी बहुत ज़रूरी है जिससे आप एक दूसरे से बासानी राब्ता कर सकें, मिल कर कोई काम कर सकें। तो कौमी ज़बान सिर्फ़ ज़बान नहीं होती है, बल्कि वो इत्तेहाद और शनाख्त की एक बड़ी अलामत होती है। अच्छा, आजकल जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है ना वो प्राइड ज़्यादा लेते हैं इंग्लिश बोलने में, और ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे अपनी मादरी ज़बान भूल रहे हैं। नौजवानों से बात करें तो अंदाज़ा होता है कि बहुत सारे आम फहम अल्फाज भी आसानी से वो समझ नहीं पाते। ऐसा क्यों है? उर्दू के मामले में तो एक फ़ैशन बन गया है। हमारे यहाँ ये स्टेटस सिंबल समझा जाता है कि जी हमें उर्दू बोलनी नहीं आती या हमें मादरी ज़बान बोलनी नहीं आती। उससे ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ियत से करीब हैं। तो इसलिए एक तो ये वजह होती है कि लोग जानबूझ के गलत तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल करते हैं या अल्फाज दुरुस्त तौर पे नहीं बोल पाते हैं। दूसरा सबब यह है कि अब हमारे यहाँ तरबियती इदारे नहीं रहे। जैसे पहले घर में
किताबें पढ़ने का एक रुझान होता था, लाजमी बड़े कोई ना कोई किताब पढ़ते थे। घर में रसाइल आया करते थे कि बच्चों के लिए अलग रिसाला आ रहा है, ख़वातीन के लिए अलग, मर्द हजरात अलग। आजकल तो लोग अखबार तक नहीं पढ़ते हैं और कहते हैं कि नहीं जी वो सारी ख़बरें तो टेलीविज़न से मिल रही हैं। अब जो टेलीविज़न या और इदारे इस किस्म के होते हैं उनको मजबूरन ज़बान बहुत आम फहम रखनी पड़ती है ताकि हर देखने वाले को बात समझ में आ सके। लेकिन अगर आप किताबों का मुताला करें और आप लुग़त पढ़ें तो फिर ऐसा होता है कि आपको अल्फाज के मानी समझ में आने शुरू होते हैं, उनकी गहराई तक आप पहुंच सकते हैं। अब आम फहम अल्फाज इसलिए समझ में नहीं आते कि आज के ज़माने में हम सब विजुअल पर सबसे ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। हम तालीम भी हासिल कर रहे हैं तो देखकर कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उन पे वीडियोस देखकर, ब्लॉग्स देखकर, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें इल्म से दूर ले जा रही हैं। मालूमात तो बहुत दे रही हैं लेकिन इल्म से हम दूर होते जा रहे हैं। अभी जो आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, आम फहम, वो भी लोगों की समझ में नहीं आया होगा और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब इस आम फहम का क्या मतलब है। तो उन्हें फिर बताना पड़ेगा कि जो रोज़मर्रा के अल्फाज हैं वो भी अब लोगों में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक बात ये भी है कि हमारे वालिदैन एक अलग उर्दू बोलते थे, हम एक और उर्दू बोलते हैं और हमारे बच्चे पता नहीं कौन सी उर्दू बोलते हैं। क्या हमारे बच्चे ये कह सकते हैं कि जो ज़बान वो बोलते हैं वो उनकी मादरी ज़बान है? देखिए, माहिर लिसानियात कहते हैं कि कोई ज़बान एकदम ही ख़त्म नहीं हो जाती है। किसी ज़बान के ख़त्म होने में 3 नस्लें लगती हैं। पहली नस्ल वो होती है जो ज़बान बहुत अच्छी तरह समझती है, बोल सकती है, लिख सकती है, लेकिन फिर उस कौम को ये एहसास दिलाया जाता है कि इस ज़बान की कोई अहमियत नहीं है। यानी अहमियत से मुराद आप समझिए कि फ़ायदा नहीं है। जब वो अपनी ज़बान को कम माया समझने लगते हैं और उनको लगता है कि इसमें कोई फ़ायदा, उन्हें मादी फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, तो दूसरी नस्ल ऐसी आती है जो बोल सकती है, पढ़ सकती है लेकिन लिख नहीं सकती। और जो तीसरी नस्ल आती है वो ऐसी होती है कि वो बोल भी नहीं सकती है, पढ़ भी नहीं सकती, लिख भी नहीं सकती। अब आपने जिन 3 नस्लों का जिक्र किया, आप मवाजना करके देख लीजिए। जो हमारे बुज़ुर्ग थे उनकी उर्दू देख लीजिए, यानी जो तालीम याफ्ता लोग नहीं भी होते थे उनकी उर्दू भी आज के तालीम याफ्ता बच्चों से ज़्यादा बेहतर और अच्छी होती थी। फिर हमारी नस्ल आई, वो उन जैसी उर्दू नहीं बात कर सकते थे, नहीं बोल सकते थे। हमारा तलफ़ुज़, हमारी लफ्ज़ियात सब उनसे काफ़ी हद तक कम थी, लेकिन फिर भी गुजारा था। और अब जो सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं। उसका सबब क्या है? कई ऐसे वाक़यात हम सब के सामने हैं कि स्कूल्स में आपको सिर्फ एक ज़बान बोलने की इजाज़त है। अगर आप अपनी मादरी ज़बान या कौमी ज़बान बोल रहे हैं तो उस पर आपको जुर्माना किया जा रहा है, आपको मना किया जा रहा है, आपको नापसंद किया जा रहा है। तो ये तमाम जो सूरत हाल हमारे सामने मौजूद है उसमें आप सोच सकते हैं कि अब जो चौथी नस्ल आएगी उसका हाल क्या होगा और इन मुस्तक़बिल क्या नज़र आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बचपन में बच्चा अपने घर में उर्दू ज़बान सीखता है मगर फिर घर वाले उसे अंग्रेज़ी ज़बान सिखाने पे लगा देते हैं। बच्चे को अंग्रेज़ी ज़बान की तरफ राग़िब करने की सही उम्र क्या है? बिकॉज ऑफ कोर्स एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और अगर आपने इंटरनेशनली लोगों से कम्युनिकेट करना है तो अंग्रेज़ी जानना, सीखना ज़रूरी भी है। हमारा ख्याल है कि 5 साल तक बच्चे को पहले उसकी मादरी ज़बान और कौमी ज़बान सिखाई जानी चाहिए। 5 साल के बाद उसे किसी और ज़बान से मुतारिफ़ कराना चाहिए, लेकिन ज़रूर कराना चाहिए इसलिए कि आजकल वैसे भी आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, कसीर लिसानी मुआशरों का रिवाज आ चुका है कि हर मुआशरे में कई ज़बानें बोलने वाले मौजूद रहें और उसका फ़ायदा ये होता है कि हम सब एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझ। अच्छा, मुझे आखिर में बताइएगा कि बच्चों को मादरी ज़बान की तरफ हम अब कैसे राग़िब कर सकते हैं? एक ख़ास तबके के अलावा बच्चों को उर्दू अदब से कोई ख़ास दिलचस्पी दिखाई नहीं देती, ना ही किताबें पढ़ने का शौक़ होता है। अच्छा, जहाँ तक ये सवाल है कि मादरी ज़बान से कैसे उसको करीब किया जाए या मोहब्बत कराई जाए, तो सीधी सी बात है कि आप घर में जो ज़बान बोल रहे हैं बच्चा वो सीख लेगा। ज़बान बोलने के लिए तो बुनियादी शर्त यही है कि आप उस माहौल में रहें। अगर आपके घर का माहौल ये है कि आप मादरी ज़बान में आपस में बात कर रहे हैं
तो वो बच्चा फौरी तौर पे ना सिर्फ सीख लेता है बल्कि उससे एक ऐसी अपनायत और उनसियत का, मोहब्बत का ताल्लुक़ कायम हो जाता है कि फिर वो ज़िंदगी भर उस ताल्लुक़ से अपना दामन छुड़ा नहीं सकता। लेकिन जब आप घर में अपनी मादरी ज़बान नहीं बोलते तो दरअसल आप अपने समल से अपने बच्चों को ये पैगाम दे रहे होते हैं कि उनकी मादरी ज़बान खुदा न खास्ता कोई कमतर ज़बान है। वहाँ से उनके जहन में उस ज़बान के ख़िलाफ़ एक नापसंदीदगी, एक शर्म, एक झिझक, एक लिहाज पैदा हो जाता है कि हमें शायद ये ज़बान नहीं बोलनी चाहिए। लिहाजा जब वो उस ज़बान को सीखने के काबिल भी हो जाते हैं तो वो नहीं सीखते, और अगर सीख भी लेते हैं तो कहीं बोलते हुए शर्माते हैं। लिहाजा सबसे पहले तो घर के माहौल पे तवज्जो देनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके रहें तो फिर आपको घर में अपनी ज़बान बोलनी चाहिए, इसलिए कि इंसान ख्वाब अपनी ज़बान में देखता है। हम अपने बच्चों से ख्वाब देखने की आज़ादी छीन लेते हैं जब हम उन्हें अपनी ज़बान नहीं सिखाते। बिल्कुल सही कहा आपने। अमरीन हसीब अंबर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और हम आजकल अपने आसपास देखते भी हैं कि लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को अंग्रेज़ी अभी से सिखाना शुरू कर देते हैं और वो उन बच्चों से घर पे भी उर्दू में बात ही नहीं करते। और हम आजकल देख रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो उर्दू में बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते। ना ये छोटे बच्चे मुल्क से बाहर पैदा हुए हैं, ना ये बच्चे मुल्क से बाहर रहते हैं, लेकिन उनको उनकी अपनी ज़बान नहीं आती। हाँ, पर उनको अंग्रेज़ी ज़बान ज़रूर आती है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि ठीक है कि आप उनको एक ऐसी लैंग्वेज ज़रूर सिखाएं कि जिससे वो इंटरनेशनली अगर वो कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, लेकिन साथ में उनको अपनी मादरी ज़बान जो है उसकी तरफ भी ज़रूर राग़िब करें, क्योंकि अगर हम अपनी मादरी ज़बान की तरफ नहीं लौटे तो हम बिल्कुल अपने कल्चर से कट के रह जाएंगे। सो बहुत ज़रा ज़रूरी है कि अगर आपने अपना कल्चर ज़िंदा रखना है तो आपको अपनी ज़बान को हैसियत और वक़्त देनी पड़ेगी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों और बड़ों के शौक़ की बात के हवाले से। जब बच्चों की बात होती है तो हमेशा उन्हें खेलों के साथ मंसूब किया जाता है और बड़ों को किसी संजीदा एक्टिविटी के साथ जोड़ा जाता है। मगर कशमाला तलत का मामला मुख्तलिफ था। कशमाला की वालदा को पिस्टल शूटिंग का शौक़ था। उस वक्त कशमाला उन्हें गौर से देखा करती थी जब वो बच्ची थी। किसी को क्या पता था कि एक दिन यही बच्ची दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी और पिस्टल शूटिंग में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मेडल जीत कर लाएगी। कशमाला तलत कौमी चैम्पियन है और अब तक ये 27 गोल्ड मेडल, 12 चांदी के और 8 कांसी के तमगे अपने नाम कर चुकी हैं। पहली पाकिस्तानी एथलीट हैं जिन्होंने 70 साल में, मतलब जो उनकी इतनी 70 साल में ओलंपिक्स गेम्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई किया है। बड़ी बात है। मतलब जो अगर मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करूं तो मतलब 77 ईयर्स में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया। बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। कशमाला तलत जो है वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, उनके सामने गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कशमाला, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय शो। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि लड़कियों को तो शौक़ होता है चूड़ियों का, लड़कियों के तो शौक़ होते बनने संवरने के, लेकिन हमारी कशमाला को शौक़ हुआ शूटिंग का, मतलब इस गेम का कैसे हुआ ये? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच मदिया कॉलिंग ऑन योर शो। बिल्कुल इसी तरह है कि लड़कियों को शौक़ होता है चूड़ियों का, लेकिन मुझे एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक गेम के साथ शौक़ हुआ। इसका क्रेडिट मैं देती हूँ अपनी मदर को, क्योंकि हम लोग आर्मी बैकग्राउंडेड हैं और कुछ उसकी वजह से आर्मी की वजह से भी शौक़ था और उनको था कि मतलब बच्चे कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी करते रहे। तो हम लोग जेलम में पोस्टेड थे तो उन्होंने वहाँ पे मुझे आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट से इंट्रोड्यूस करवाया, जहाँ पे एथलीट्स को और बच्चों को सिखाते हैं, शूटिंग सिखाते हैं और उनको नेशनल लेवल पर मेरिट के बेस पे इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट भी करवाते हैं। तो कशमाला ये शौक़ सिर्फ आप में था या आपके बाकी बहन भाइयों में भी किसी में था? बिल्कुल, मेरे बहन भाइयों ने भी स्टार्ट किया था, एज अ हॉबी किया था। सॉरी, लेकिन फिर वो टाइम के साथ साथ जाहिर सी बात है कि कंटिन्यू नहीं होता, आपकी स्टडीज़ आ जाती हैं, आपकी दूसरी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, लेकिन मैं कंसिस्टेंट रही तो मैं इसमें अभी तक हूँ। और कब से आप अपना ये शौक़ जो है निभा रही हैं? मैं 2015 में मैंने स्टार्ट किया था और अभी तक मैं अपना ये कंसिस्टेंट हूँ। 2024 आ गया है। अच्छा, मुझे बताएं, पाकिस्तान में जो पिस्टल शूटिंग में ख़वातीन हमें बड़ी कम नज़र आती हैं, क्या वजह है इसकी? बिल्कुल, शूटिंग एक तो बहुत यूनिक सी गेम है और बहुत कम जगहों पे इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। लाइक आपके पास रेंजेस हैं, लाइक
लाहौर हो गया, जेलम हो गया, कराची हो गया, और बहुत जगह अवेयरनेस भी नहीं है कि इस तरह की भी कोई गेम है, क्योंकि ये ज़्यादातर मेन रिलेटेड गेम होती है। लोग समझते हैं कि शायद पिस्टल चलाना सिर्फ मर्दों का काम है बहुत, और उसके अलावा कुछ हमारे एजुकेशन का भी वो है कि हमारी जो लड़कियां हैं उनको उस तरह एजुकेट नहीं किया जाता, उनको वैसा कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता। बट ये है कि जिस तरह लड़कियां कम हैं लेकिन टैलेंटेड हैं, वो लोग बहुत स्ट्रगल करके अपने आप को इस फील्ड में लाती हैं, इस फील्ड को कंटिन्यू करती हैं। और बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे जैसे इसमें हमारी लड़कियों की अचीवमेंट होगी, उसी तरह अवेयरनेस भी बढ़ेगी। लोगों को जो लोग मिलते हैं, जो लोग देखते हैं, वो भी एजुकेट होंगे और अपनी लड़कियों को इस चीज़ को ये बड़ा ज़रूरी है कशमाला। अच्छा, मुझे बताएं, आपने दुनिया भर में ट्रैवल किया है, कोई ऐसा यादगार आपका एक्सपीरियंस, कोई यादगार ऐसा वाक़या ड्यूरिंग योर इवेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? बिल्कुल, मेरे लिए सबसे जो यादगार होगा वो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो मेरा इंटरनेशनल मेडल आया है एशियन गेम्स का, वो होगा, क्योंकि उसमें एज सच हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मेडल के लिए, लेकिन हमारी अच्छी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस थी कि हम अगर परफॉर्म अच्छा करते हैं तो बस आई मिस द एशियन रिकॉर्ड विद 1 पॉइंट। तो मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल सी चीज़ थी वो। तो अच्छा, आई एम श्योर कि इस गेम से, इस खेल से आपकी बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट भी होगी, जस्ट बिकॉज के आपने अपनी वालिदा को वो चीज़ें करती हुई देखी, और ऑफ कोर्स अपनी वालिदा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी, तभी आप इस खेल में इतना आगे बढ़ी। बट क्या उस वक्त जब आपने अपनी मदर को ये करते हुए देखती थी, तो क्या आपने सोचा था कि आप इतना आगे जाओगे इसमें? मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि मेरी मदर को सिर्फ अंदाज़ा था कि शूटिंग कोई स्पोर्ट्स होती है, तो उन्होंने सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया था। लेकिन यह है कि मेरी मदर का बहुत बैक हैंड रहा है कि उन्होंने मुझे बहुत बकअप किया है, बहुत सपोर्ट किया है इमोशनली भी, क्योंकि शूटिंग करना बहुत आसान नहीं होता। आपकी फैमिली की सपोर्ट ना हो, आपको ट्रैवल करने की इजाज़त ना हो, तो फिर कशमाला, ये मुझे बता दो, ये निशाने पक्के कैसे होते हैं इतने? ये निशाने पक्के करने की कोई टेक्निक मुझे बता दो। मतलब हर चीज का निशाना अब गन से उतने पिस्टल से उतने लगाते, लेकिन बाकी भी बड़े निशाने होते हैं। निशाने पक्के कैसे होते हैं ये तो ट्रेनिंग पे आपके डिपेंड करता है कि आप ट्रेनिंग कितनी कर रहे हैं और सब कुछ। उसके अलावा ये भी है कि हम लोग तो ये एक बहुत प्रिसाइज सी गेम है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए होती है, बहुत कामनेस चाहिए होती है कि आप कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, आप कितने मेंटली अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रख सकते हैं। ये सब चीज़ें जब टारगेट पे आप शूट करने जा रही थी कशमाला, जहन में क्या चल रहा होता है, ये बताएं? बस उस टाइम तो यही होता है कि कि मुझे अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखना है, और जो भी हो जाए अपनी नर्व्स पे मैंने कंट्रोल रखना है। और उसके बाद ये होता है कि वहाँ पे जाके खड़े होना है, फाइट किए बगैर वापस नहीं आना। सही, ठीक है। मुझे बताएं, एक अच्छे कोच का कितना किरदार होता है इसमें? बिल्कुल, कोचेस का मैं उनका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। कोचेस का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। आप उनके बगैर कोई भी अचीवमेंट अचीव नहीं कर सकते, कोई भी सक्सेस नहीं ले सकते। वो ऐसे लोग होते हैं जो अपना एक्सपीरियंस आप में डालते हैं और आपको उस जगह पे पहुंचाते हैं जहाँ पे वो मतलब खुद तो पहुंचे होंगे, लेकिन उससे भी बेहतर जगह पे आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं इसमें अपने कोच सरकेसर और कोच व्लादिमीर का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर इतनी मेहनत की और मुझे इस कदर टैलेंटेड, जो अल्लाह की तरफ से एक टैलेंट था, उसको इतना नरिश किया, इतना पॉलिश किया कि मैं पाकिस्तान के लिए ओलंपिक कोटा लेकर आई हूँ। थैंक यू सो मच कशमाला, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आपके साथ एक दिलचस्प खबर शेयर करें कि दुनिया भर में मकबूलियत हासिल करने वाली बारबी फिल्म से मुतासर होकर एक भारतीय शेफ ने एक बिरयानी बनाई, वो भी पिंक कलर की।
गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खातून की सनोखी बिरयानी पर इंटरनेट सार्फिन काफ़ी ज़्यादा हैरत में मुब्तला है। लोग हैरान भी हैं, परेशान भी हैं। लोगों ने कहा ये बिरयानी की तौहीन भी है, यानी कि मैं ये कह रही हूँ बिल्कुल बिरयानी की तौहीन है। और अगर आप वो वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने पिंक कलर के चावल और तमाम जो बिरयानी के मसाले थे वो भी पिंक, मतलब चले जी बिरयानी में थोड़ा सा लाल रंग तो नज़र आ जाए आपको, थोड़ा सा येलो ऑरेंज, ऑफ कोर्स जिसमें इतने मसाले डलते हैं वो कलर तो नज़र आ जाए, ज़ाफ़रानी रंग तो आपको नज़र आ जाए नहीं। आपको जो इस बिरयानी का रंग नज़र आएगा वो है सिर्फ और सिर्फ पिंक कलर। और इस वाक़े में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी वो ये थी कि आजकल के दौर में मशहूर होने के लिए आप कोई भी बड़ा कारनामा सर अंजाम देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आइडिया थोड़ा सा डिफरेंट हो, अछूता हो, तो बंदा पिंक बिरयानी बना के जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर सकता है। मतलब मैं देख ही नहीं सकती ऐसी बिरयानी। मैंने स्क्रीन की तरफ देखने की कोशिश की कि मैं देखूं कि ये पिंक बिरयानी कैसी लगी, लेकिन मैंने देखा और मेरा दिल ख़राब हो गया। मुझे लगता है शायद मैं एक महीने तक बिरयानी ना खाऊं क्योंकि मेरे ऐसी पिंक बिरयानी की शक्ल देख ली है। बट हाँ, वही वाली बात है कि आप कोई भी अछूता आइडिया लें और अगर आइडिया ऐसा आप लोगों को क्लिक करेगा तो फिर आप भी बहुत जल्दी रातों रात मशहूर हो सकते हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसका डिस्कस ज़रा ज़रूरी है। पिछले दिनों आपने देखा कि एक छोटा सा जोड़ा, मतलब लड़का 13 साल का होगा, लड़की 12 साल की होगी, इनकी शादी की वीडियो काफ़ी वायरल हुई है। और बज़ाहिर मालूम ये होता है कि कम उम्री की शादी के ख़िलाफ़ कानून होने के बावजूद भी स्कूल के तालिब इल्म जीवन साथी बन रहे हैं और दोनों की शादी की कहानी भी सामने आ गई है। इस कम उम्र जोड़े का जो ताल्लुक़ है वो लाहौर से है और शादी के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उनके घर पे भी डेरे डाल के बैठे हुए हैं। उनमें से कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नामुनासिब सवालात पूछते हैं क्योंकि उनको अपनी रेटिंग भी चाहिए, उनको अपने क्लिकबेट्स भी बढ़ाने हैं, उनको अपनी व्यूअरशिप बढ़ानी है। और कोई ये रोना रो रहा है कि उनकी शादी अब तक नहीं हुई, कि हमारी शादी हुई नहीं, छोटे बच्चों की शादी होगी, देख लें। और बच्चों के मुख्तलिफ इंटरव्यू से जो बात सामने आई है वो ये है कि दुल्हे ने वालिदा से मुतालबा किया था कि अगर उसकी शादी करा देंगे तो वो पढ़ेगा, वो पढ़ाई में दिल लगा लेगा। और कुछ और वीडियोज़ भी सामने है जिसमें पता चला कि जी जो दुल्हन की माँ है, जो दुल्हे की माँ, ये आपस में बहनें भी हैं और फिर उन्होंने सोचा कि जी हम अपने बच्चों की आपस में शादी कर दें। लेकिन जो भी मैसेज जा रहा है वो मैसेज कोई इतना अच्छा मैसेज नज़र में नहीं आ रहा। बिकॉज 12-13 साल की उम्र में आपको देखना ये आजकल के बच्चे कितने होते हैं, इनके तो अभी दिमाग भी कहते हैं सही तरह से, इनकी फहम सही तरीके से डेवलप नहीं होती। ये क्या तासुर गया है लोगों को, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं जावेद इकबाल साहब वो मौजूद हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये 12-13 साल के बच्चों की जो शादी के मुतालिक जो चीज़ें सामने आई हैं मेरे लिए तो बड़ी डिस्टर्बिंग है। बहुत छोटे बच्चे हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? हम कोशिश करते हैं कि हम डॉक्टर जावेद इकबाल साहब से रब्ता करने की कोशिश करें, लेकिन ये जो ट्रेंड सामने आ रहा है कि जी 12 से 13 साल के बच्चे, इनकी शादी हो गई है और जैसे जितने भी व्लॉगर्स हैं उनके पास जा रहे हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये यूट्यूबर्स हैं, तो खुदारा जब आप उनके पास जाएं तो आप उनसे सवाल इतने मुनासिब ज़रूर पूछें कि जो बाकी देखने वाले बच्चे हैं वो उनसे कोई गलत मतलब ना लें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेंड कैसे सेट करें। ठीक है जी, वालिदैन की अपनी मर्ज़ी कि उन्होंने अपने बच्चों की इतनी कम उम्र में शादी कर दी, लेकिन ये भी देखना होता है कि कोई भी ऐसे बड़े फैसले किए बाकी उनके ख़ानदान पे भी क्या रिपोर्कशंस होंगे, ऑफ कोर्स जो देखने वाले हैं, जो बाकी बच्चे हैं, उनके दिमागों पे क्या असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। ये जो तस्वीर है वो आपके सामने है, प्रॉपर वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया हुआ है, प्रॉपर जो तमाम तो शादी की रस्में वो हम देख रहे हैं और बहुत से लोग उसको फैंसी भी कर रहे हैं। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। जावेद साहब, ये जो 12-13 साल के बच्चों की जो शादी की वीडियो बहुत वायरल हो रही है, इनके इंटरव्यूज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? सॉरी, आपकी आवाज कुछ कट के आ रही है, दोबारा कहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल ही पूछना चाह रही हूँ, ये जो 12-13 साल के बच्चों की जो वीडियो इतनी वायरल हो रही है, एवरी अदर पर्सन इज टॉकिंग अबाउट इट, यूट्यूबर्स इनके घर पर डेरे डालनी है, मेरे लिए तो बड़ा डिस्टर्बिंग है। इतने छोटे बच्चे जो कि जिनका भी वो कहते हैं ना कि सोच भी सही तरीके से डेवलप नहीं होती और उनकी शादी हो जाए फिर उसको इतना फैंसी किया जाए, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, पूरे माशरे के अंदर ही ना एक इखलाकी तौर पर और माशरती तौर पर एक इन्हितात है और उसके अंदर सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और हम सब की जो बुनियादी तौर पर
लुत्फ हासिल करने की जो सतह है ना, वो बहुत गिर गई है। और हम एक छोटी छोटी बातों के ऊपर ही एक हिज उठाते हैं और एक लुत्फ उठाते हैं, और जो एक जहानत का लेवल है और जो हायर थिंकिंग है वो पूरे मुआशरे में ही डिटीरियोरेट हुई है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं, ये इन सब चीज़ों का शाखसाना है कि सब लोग जो है इस बात के ऊपर उसको वायरल हो गया है और यूट्यूबर्स ने वहाँ डेरे डाल दिए। दूसरी बात यह है कि जब 10 साल के 12 साल के बच्चे जब भी कुछ करते हैं और हमारे ख्याल में वो बात मुनासिब नहीं होती, तो बेसिकली वो 11-12 साल के बच्चों को ब्लेम करने की बजाय उनके पेरेंट्स को ब्लेम करना चाहिए। और उन पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ उनकी तरबियत के अंदर ये कमी रखी होती है कि जिसकी वजह से उनका पैटर्न खराब हुआ होता है। देखिए 7 साल की उम्र में बच्चे के पास कोई ऐसा फ्रंटल कॉर्टेक्स में इस तरह की कोई मैकेनिज्म नहीं होती कि आप उनको कोई बात समझाएं और उनको समझ में आ जाए। आप उनके साथ कोई ऑर्डर दें और उस ऑर्डर को ओबे करें। बच्चे सिर्फ नक्काल होते हैं, इमिटेट करते हैं। और ये जो इमिटेशन है ये सिर्फ बोलने की हद तक नहीं है, सिर्फ हरकत व सकनात की हद तक नहीं है, बल्कि जो हमारा थॉट का पैटर्न है वो थॉट का पैटर्न भी बच्चे कॉपी कर लेते हैं। लिहाजा अगर आपको एडल्ट्स के अंदर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर नजर आ रहा है तो उन सब की जो जड़ें हैं और उन सब की जो रूट कॉज है वो पेरेंटिंग में जाती है। और पैदा होने से लेकर 5 से 7 साल की उम्र तक का पीरियड है, उस पीरियड में अगर केयरलेसनेस हुई है तो वो सारी जिंदगी रिफ्लेक्ट होगी। तो ये मेरा ख्याल है। लेकिन मुझे देखिए ये दोनों माँ बाप का मुश्तरका फैसला था, मतलब लड़के की माँ का भी और लड़की की माँ का भी, और उन्होंने शादी तो कर दी है। इस वक्त देखें बच्चे बहुत खुश भी हो रहे होंगे क्योंकि हर बंदा उनके बारे में बात भी कर रहा है, उनकी वीडियोस भी बन रही हैं, हर तरफ सोशल मीडिया पे वो छाए हुए, और बच्चे इतनी छोटी सी उम्र में काफ़ी फेमस हो गए तो उनको तो अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, इन द लॉन्गर रन ये किस तरीके से इन बच्चों की शख्सियत में मुतासर होगा? देखिए उन्होंने तो ये सारा कुछ कर दिया। मुझे इस बात की हैरानी है कि मेरे और आपके पास ये टाइम कहाँ से आया कि हम बैठकर इस इंसिडेंट्स को डिस्कस करें। एबनॉर्मल चीज़ें तो होती रहती हैं ना, कई जगहों पर लोग जो है एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई जगह पर बहुत गलतियां हो जाती हैं और दुनिया में बहुत अनयूजुअल किस्म की हैपनिंग होती रहती हैं। लेकिन उन हैपनिंग्स को एक सेलिब्रेशन बना के और इवेंट बनाने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। क्या ये वाकया ये डिजर्व करता था कि इसके ऊपर मैं और आप बैठकर बातें करते? और फिर जिन लोगों को नहीं पता हम उन सबको भी बताते, और वो तमाम लोग जिनके अंदर किस्म का कोई भी बीज मौजूद है, अगर आप और मैं इस पर डिस्कस नहीं करेंगे तो दैट डज नॉट मीन कि लोगों को पता नहीं है, बट एवरी अदर पर्सन इज टॉकिंग अबाउट इट। हमारे व्हाट्सएप के उसमें हमारा सिर्फ मकसद ये है कि बहुत सारे और पेरेंट्स जो हो सकता है जो इनसे इंस्पायर्ड हों और वो हमें देख रहे हों, तो उनको इससे थोड़ा बहुत एक मैसेज भी जाए कि नहीं ये बच्चों की शख्सियत को काफ़ी मुतासर करेगा। क्योंकि अभी मुझे पता चला कि इन बच्चों की शादी नहीं हुई, कुछ लोग कह रहे शादी नहीं हुई, कुछ मंगनी हुई है, और उसके बाद ये देखिए ये ट्रेंड चल पड़ता है। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि अगर मैं अपनी बात करूं, अगर 15-16 साल की उम्र में मेरा दिमाग किसी और तरीके से काम करता था और हमारी आज की जनरेशन के 15-16 साल की बच्चियों का दिमाग बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से काम करता है। सो येस, मुझे लगता है कि एज अ ऑब्जर्वर और क्योंकि एज अ वॉच डॉग ऑफ द सोसाइटी हमें ऐसे इश्यूज़ पे भी बात करनी ज़रूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि बजाय कि लोग इससे इंस्पायर्ड हो, लोगों को पता हो कि हाँ ये चीज़ हो गई है पर ये उनके बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस उम्र में बच्चों को जो एक्टिविटी देनी चाहिए, बच्चों को जिस किस्म की लर्निंग के प्रोसेस में से गुजारना चाहिए, वो पेरेंट्स को करना चाहिए। बच्चों को कुदरत के करीब करना चाहिए, बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, बच्चों को खुद कफील बनाना चाहिए, बच्चों के रिलेशनशिप की डेवलपमेंट के ऊपर मेहनत करनी चाहिए। तो जब ये वाले काम होंगे तो इस तरह के जो खराफात हैं ये उनके जहन में नहीं आएंगे। क्योंकि शादी करना तो एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल एक प्रोसेस है, लेकिन उसके लिए एक अप्रोप्रिएट एज है। ये वाकया इसलिए हुआ है कि पेरेंट्स ने उन बच्चों के लिए वो ऑल्टरनेट ट्रेनिंग और टीचिंग का एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट किया जिसमें उनके ख्यालात इस तरफ डाइवर्ट ना होते। तो आपने जो बात की है वो उसका जवाब यही मेरे ख्याल में है कि वालिदैन को सही पेरेंटिंग सिखानी बहुत जरूरी है। आप देखिए कि हमारे यहाँ कोई भी मजबूत निज़ाम नहीं है जिसके जरिए से वो एक 20 साल का लड़का या 21 साल का लड़का जिसकी 20 साल की लड़की से शादी हुई है उसको एक दफा भी बाप बनना या माँ बनना सिखाया जा रहा हो सकता है वो डॉक्टर बन रहा हो और वो ऑपरेशन कर सकता हो और बेटी फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हो और बहुत जबरदस्त पेंटिंग करती हो, मगर एक ही साल के बाद जो उनको जिम्मेदारी आने वाली है उस जिम्मेदारी के बारे में उनको कुछ नहीं बताया गया। लिहाजा एक तो इसका थेराप्यूटिक है ना कि इसका करें क्या, लेकिन इसका असल लॉन्ग टर्म हल प्रिवेंटिव है
कि हम पेरेंटिंग को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाएं, घरों के अंदर खानदान के इंस्टीट्यूशन को मजबूत करें, और वो रिलेशनशिप जो नानियों दादियों के अपने पोते पोतियों के साथ हुआ करते थे और जो वालिदैन के अपने बच्चों के साथ हुआ करते थे, जिसकी वजह से पूरी तहजीब, पूरा तमद्दुन जो है वो ट्रांसफर होता था अगली जनरेशन में, उसको जो सोशल मीडिया ने रिप्लेस कर दिया है, उसका तदारुक किया जाता है। बिल्कुल सही बात। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे और हम इस हवाले से बात कर रहे थे। अब देखिए, हर चीज़ जो सामने आ जाती है आप उसको फैंसी नहीं कर सकते, बट हाँ कुछ चीज़ों पर बात इसलिए करना ज़रूरी होता है ताकि आप लोगों को बताएं कि ये आपने बच्चे की मोहब्बत में तो किया, लेकिन आपने बच्चे के लिए एक गलत कदम उठाया है, ये बच्चे की शख्सियत पे आगे जाके मुतासर भी होगा। आगे बढ़ते हैं और एक और हम टॉपिक के वाले से बात करते हैं कि कुछ हम देख रहे हैं कि जो हमारे पाकिस्तानी टीवी ड्रामे जो हैं वो कितने ज़बरदस्त आजकल चल रहे हैं। पहले भी कई दफ़ा हम उस पर बात कर चुके हैं, लेकिन आजकल महफिलों में एक बार फिर से ख़ास तौर पर मर्द हजरात का ये पसंदीदा मौजू बना हुआ है कि आखिर क्यों हमारा ड्रामा सिर्फ ख़वातीन के मसाइल तक महदूद होकर रह गया और पहले की तरह फैमिली ड्रामा नहीं रहा, जैसे घर का हर फर्द यकसा दिलचस्पी के साथ देखा करता था। हमने सोचा कि क्यों ना इस सिलसिले में बुशरा अंसारी साहिबा से बात की जाए और यही सवाल हम उनसे पूछें। और बुशरा आपा इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, तो उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुशरा आपा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत दिनों बाद आपको देख रही हूँ, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बहुत और आप तो ऐसा, हम तो आपकी वैसी वीडियोस देखते रहते हैं आपके इंस्टा पे। हम अपने दिल के फपोले फिर अपने चैनल पे फोड़ लेते हैं, अपने यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आप हर रोज तो जाके किसी चैनल पे नहीं कर सकते, तो अपना ही यूट्यूब, अपनी दुकान ही खोल ली भाई। बहुत अच्छा किया, लोगों के पास अच्छी ऑप्शन होनी चाहिए यूट्यूब के ऑप्शन भी अच्छा ऑप्शन होती है, मुझे तो आता ही नहीं था करना, और मुझे ये भी नहीं कहना आता कि प्लीज सब्सक्राइब, तो वो मुझे याद आता तो कहती हाय अल्लाह सब्सक्राइब प्लीज, तो हम लोग कहते हैं सब्सक्राइब कर दे और वो जो बेल आइकॉन है ना वो भी प्रेस कर दें। मुझे हाँ वो भी नहीं आता, वो भी नहीं आता मेरे को, होटल को कैसे करते हैं, मुझे आ ही नहीं रहा कुछ भी। आ जाएगा, फिक्र आप बड़ी प्रो हैं, आपको सब कुछ आ जाएगा। अच्छा बुशाबा, मुझे बताएं, बिकॉज आपने हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के जो सही उतार चढ़ाव हैं वो देखे हुए हैं। जब सबसे बेस्ट मवाद, जब से ज़बरदस्त कंटेंट बनता था, और जो जिस कंटेंट में पहले आपने काम किया हुआ है, जो फॉर्मेट पे आपने काम किया हुआ है, वो किसी भी एरा में रख लें, वो अगर मैं आज के एरा में भी आपकी बहुत सारी स्क्रिप्ट उठा के देख लूँ तो वो लगता है कि वो आज के एरा का स्क्रिप्ट है, उसको आज भी लोग बैठ के देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और स्टिल वो प्रोग्रेसिव अप्रोच का भी होगा। आज के ड्रामाज हमारे उस तर्ज के क्यों नहीं बन रहे? बजाय कि हम थोड़ा सा आगे जाएं, हम पीछे क्यों जा रहे हैं? एक तो मैं पहले उतार चढ़ाव की उर्दू ठीक करूं, मैं अपने इस ड्रामे की वजह से कह रही हूँ, आपकी उर्दू तो बहुत अच्छी है। इसको कहते हैं पहले चढ़ाव था अब उतार है मतलब पहले चढ़ाव था अब उतार है। नहीं, लेकिन ओवरऑल मैं फिर भी बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बात करती हूँ कि मैं 100% 0/0 नहीं देती। कहीं कहीं बहुत अच्छा ड्रामा आता है, मतलब अभी खई बहुत अच्छा ड्रामा चल रहा है, बहुत अच्छा ड्रामा। फिर इसके बाद उससे पहले काबली पुलाव अच्छा चल रहा था, अभी पागल खाना जो है वो भी से चल रहा है, जो कि मेंटल हेल्थ के वो यूनिक सा है, मतलब वो एक सास बहू से हट के है, लेकिन बीच बीच में कई चीजें आ जाती हैं, तो जो आप कहते हैं कि नहीं सारा टोटल खराब है, बट जनरली ओवरऑल हमारे यहाँ जो भी सिलसिला है ड्रामों का, उसमें कोई सब्सटेंस है नहीं। और वो पिछले 20-25 साल से हम ये बात हर वक्त कहते रहते हैं, यूँ करते रहते हैं कि भाई वो जो एक शैलो किस्म का लिटरेचर था वो हमारे घरों में आ गया। अच्छा, एक बात मैं आपको और भी बताऊं कि बानो तो इनके ड्रामे का नाम था, रज़िया भट्ट साहिबा एक बहुत बड़ी नॉवल निगार थी, जो हमारे बचपन में और हमसे पहले की जो लड़कियां जवान थी वो सब उन नॉवल से ऑब्सेस थी उसमें, और वो होते ही विमेन ओरिएंटेड थे, साइका, नौरीन और अनीला और नायला, और ये सब इससे फिल्में भी बनी। अच्छा, वो एक बड़ी अच्छा कल्चरल समझे एक तरह का मिरर था, और जो कुछ हमारे जमानों में, उन जमानों में मुझसे पहले के लोगों ने पढ़ा, मैंने थोड़ा पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन मतलब मुझे पता है कि वो एक जो लड़कियों का एक बड़ा अच्छा सा इमेज होता है, उनका प्रोटअप का खानदानी लोगों की रख रखाव, रिवायात, फला, उस तरह की एक चीज होती थी जिससे कि आपको एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती थी। उसके बाद जो वो एक चैलो चीज है जिसका मैं नाम अगर लेती हूँ तो बुरी बात हो जाती है, डाइजेस्ट का जो लिटरेचर है वो एक बहुत आमियाना से भी थोड़ा सा नीचे है, और वो शायद आसान भी था, मुझे तो नहीं पता, मैंने कभी इतने डाइजेस्ट भी पढ़े, लोगों के घर में मैंने 1 लाख डाइजेस्ट पढ़ा हुआ देखा है। एक दफा तो मैं हैरान होती कि हैं ये डाइजेस्ट पढ़ते हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो कहने की बात है कि उसके बाद वो जब डाइजेस्ट का काम यहाँ आया ड्रामे में, तो वो जो लिटरेचर से रिलेटेड काम हुआ करता था,
जिसमें कि लिटरेचर से तो रेडियो बना, रेडियो से ड्रामा इधर टीवी पे आया। तो वो जो लिखने वाले वहाँ लिख रहे थे वो यहाँ भी लिखने लगे, उनमें से सब नहीं लेकिन काफी ज्यादा था। तो कोई नॉर्मल आम सोच रखने वाला राइटर तो वहाँ गेट से भी नहीं एंटर हो सकता था ना, जिसके अंदर उसको ख्याल होता था कि कॉन्सेप्ट। मैं देखती हूँ अगर पहले जमाने में जो ड्रामास बनते थे वो भी खवातीन को एम्पावर करने के वाले से होते थे और उसमें प्रोग्रेसिव अप्रोच होती थी। जैसे मैं हीरोइंस को देखती थी कि हीरोइंस की बाल कटे हुए छोटे वो अच्छे लग रहे होते थे और पता चल रहा था कि ये प्रोग्रेसिव टाइम है। आज के जमाने में जो ड्रामास होते हैं उसमें होता है कि जी अगर लड़की रो रही हो तो वो अच्छी है, लड़की के अगर बाल ज्यादा कटे हो तो उसका मतलब वो बोल्ड है, वो बुरी लड़की है। हमने कैटेगराइज कर दिए हैं। हमने वो जो एक प्रोग्रेसिव अप्रोच हम पहले लेके चल रहे थे अब हमने तो बिल्कुल खत्म कर दी। अब तो हम कहते हैं हमारा ड्रामा ही तभी हिट होगा और वही लड़की ज्यादा अच्छी होती है जो कि हर वक्त रो पीट रही हो। आप एक दफा एक काम करें ना आप जो राइटर्स आजकल लिखती हैं उनको बिठा लें और जो राइटर्स पहले लिखते थे उनको बिठा लें। गुफ्तगू में एक जो वजन होता था ना गुफ्तगू में, मैं मिसाल के तौर पे पिछली राइटर्स तो चली गई दुनिया से, हसीना मुंदी चली गई, बानो कुत्ते साहिबा भी चली गई, हमीदा मलिक होती थी वो चली गई, मतलब ये लोग। लेकिन अल्लाह जिंदगी करे, नूरुल्लाह शाह मौजूद है, आप उनको बिठाएं, आप जरा उनकी गुफ्तगू का वजन चेक करें, उनके पास अल्फाज का जो जखीरा है वो देखें, उनकी बात में सब्सटेंस देखें। और आप बिठा लें किसी और जो नॉर्मल आजकल जो भी लिख रही है, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, उनको बिठा लें। उनमें से सिर्फ मुझे लगता है एक 20 गुण है जो कि ढंग की बात और ढंग का की सोच रख सकती हैं और उसको एक्सप्रेस भी कर सकती हैं। बाकी मेरे ख्याल मेरा तो सामने नहीं आती, वो मतलब शायद वो अवेयर नहीं होती, उनकी बात में भी बहुत अच्छा वजन है। बाकी तो कहने की बात है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपकी सोच है, आप वो देखें कि वो क्या है। आरिफा सैयदा की बात में और मेरी बकवास में कितना फर्क होगा आप ये देख लें। नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन बुशापा देखिए ये भी लिखने वाली खवातीन है सारी, मतलब इससे ज्यादा एम्पावरमेंट और क्या हो सकती है कि लिख भी खवातीन रही हैं, रोज किरदार वो बना रही हैं, वो वही लिख रही। जैसे मैंने अभी पिछले दिनों अपने यूट्यूब पे एक बात की थी कि नामों का बड़ा एक होता था। जी मैं सवाल आपसे पूछने वाली थी। हाँ, के नाम ऐसे ऐसे होते थे कि लोग इश्तिबाह नजर एक ड्रामे का नाम था, अशफाक अहमद साहब का ड्रामा था, माहिर किना एक ड्रामे का नाम था। तो वो एक नाम से ही आप कहते थे ये क्या नाम है, इसका क्या मतलब है। तो अवाम भी तो ट्रेन हो गए होंगे ना, तभी तो मुझे उस वक्त अपने बचपन के जमाने से ये 2 नाम तो कम से कम याद है और वो बेशुमार हैं। न सोना मिला न पी, ख्वाब का पता नहीं, कारवां सराय, दास्तान सराय, ऐसे नाम होते थे। कोई नाम ये नहीं था कि निगोड़ी तन्नो तो अल्लाह मारी फलानी। और मैंने इसमें कहा भी अपने यूट्यूब में भी एक दिन, तो मैंने कहा मुझे तलाक हो गई है, मैं माँ हूँ, सास नहीं, मुझे तलाक दे दो, मुझे बेटा चाहिए। आप जरा ये बात है तो ड्रामों के टाइटल में। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। मैंने अमावस में काम किया था। अमावस का उस वक्त बहुत से लोगों को नहीं पता था कि वो मनहूस रात को कहते हैं। उसके बारे में सवाल हुए, अखबारों में आया ये अमावस का क्या मतलब है, समचूर का क्या मतलब है। समचूर एक सांप था बहुत जहरीला, जिसमें मैंने काम किया था समचूर में। तो मैं एक ड्रामा था जंगार, अमजद इस्लाम अमजद ने लिखा था जंगार, यानी जंग की भी एक अगली स्टेज होती है। तो आपके ड्रामों के नाम में एक ड्रामेटिक वैल्यू होने के अलावा लफ्ज तो एक आप दें किसी को, मतलब मैं खुद ही तो कह रही हूँ कि मैंने वो दौर का थोड़ा अच्छा काम थोड़ा सा मुझे मिला है, लेकिन मैंने देखा ज्यादा है ना, क्योंकि मुझे देखने को ज्यादा मिला, मगर थोड़ा कुछ मेरे हिस्से में भी आया। तो मुझे तो पता है किसी नाम, मैंने अपने पहले प्ले का नाम रखा था नीली धूप। नीली धूप उसका नाम था। अब धूप तो पीली होती है। नीली धूप यूँ है कि वो अगेंस्ट द सोसाइटी वो एक औरत ने शादी की थी जब वो नानी बन गई थी और वो फैमिली वे पे चली गई थी। तो ये एक नीली धूप है ना। आप सोचे तो सही, अल्लाह हमारी फलानी, कलमोही, जलमोही, ये कोई नाम है यार आपका, क्या मतलब है आपका। तो ये जरा सोचने की बात है कि थोड़ा सा अपने लोगों को एजुकेट करने के लिए एजुकेट भी करें और उनको बता दिया। जब आप दिखा रही थी बच्चों की शादी, तो बस तख्तार इनको ये लोग कौन है इनका पता करें। लग तो रहे कि किसी अच्छे एजुकेटेड घर के लोग हैं, मुझे दुख हो रहा था। हाँ। लेकिन देखिए आपने अपने बच्चों को, एक तो कजन मैरिजेस में खुदा के वास्ते आप सोच करें, कजन मैरिजेस कितनी मुश्किलें पैदा करती है मेडिकली, और उसके बाद भी जो खाला होती है वो चुड़ैल बन जाती है और फुप्पी भी चुड़ैल बन जाती है, रिश्ते भी खो जाते हैं आपके। तो आप ये काम तो बंद करें। और ऊपर से आपने इतने छोटे बच्चों को पढ़ाई से हटा के बकवास में लगा दिया कि एक दूसरे को आई लव यू कहने का लाइसेंस दे दिया है। अब वो इतने से बच्चे के तो दिल में भी ख्याल आता ही होगा, तो कहता थोड़ी होगा वो। अब तो वो कहेंगे हमारी तो मंगनी हो गई, हम तो जा रहे हैं जरा कुल्फी खाने, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की। लेकिन वो जैसे आपने ड्रामास की नाम की वाले से बात की ना, देखिए आप बच्चों के भी जब नाम रखे जाते हैं ना और वो कोई डिफरेंट नाम होता है तो लोगों की क्यूरियोसिटी होती है, लोग भी पूछते हैं अच्छा इस नाम का क्या मतलब है। लेकिन वाकई आपने सही कहा, ये जो हमारे ड्रामास के नाम है, बस उन नाम को देख के दिल खराब हो जाता अब तो।
जो आपने मुझे स्पेशली मुझे नाम बता दिए हैं, मुझे तो ये करता है उन पर किताबें लिखी होनी चाहिए, ऐसे पढ़े लिखे नाम बता दिए ड्रामों के। हाँ, अभी तो बहुत सारे नाम है जो मैंने अब देखिए एक बहुत पुराना लॉन्ग प्ले था बानो कुत्ते साहिबा का, फहमीदा की कहानी उस्तानी राहत की जुबानी, आपने शायद देखा हो। और क्या उसका टॉपिक था कि वो एक नौकरानी थी और उसको अमीर लोगों के घर में काम करते हुए इतनी हसरतें आई थी, उसने खुदकुशी कर ली थी उस जमाने में, हमारे देश में पता नहीं। मुझे ना किसी दिन पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से ना मैंने बुशापा आपके साथ एक बाकायदा बड़ा जबरदस्त बड़ा सेगमेंट करना है। अभी मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे ज्वाइन किया। लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ जल्दी से बता दूं कि पीटीवी फ्लिक्स को आप इसलिए डाउनलोड करें, पीटीवी फ्लिक्स, ताकि आप लोग अच्छा काम देख सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बुशापा, बहुत शुक्रिया आपने। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, बात इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।